दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। हम साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए और जनरल साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने सेकंड लेसन स्टार्ट किया था, ह्यूमन सिस्टम, मानव तंत्र स्टार्ट किया था। और अब तक हमने पिछले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है हमने रक्त के संगठन, रक्त का कंपोजिशन क्या क्या होता है, ब्लड के चीजों से मिलकर बनता है, ब्लड के कार्य क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ी। उसके अलावा हमने पढ़ा हृदय की स्ट्रक्चर कैसी होती है, भाई हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, कैसे ये काम करता है, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने ब्लड ग्रुप के बारे में बात की, भाई कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति का होता है और कौन से ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर सकता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोस में की थी। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एक नया सिस्टम, जो सेकंड सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो लेकर आए हैं। उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बनता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में नाम लिखा है मैंने अंतःस्रावी, अंतःस्रावी कहते हैं एंडोक्राइन को। अंतःस्रावी तंत्र, ऐसा तंत्र जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर कैसे बनता है, ठीक है, क्या होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, वास्तविकता में ग्रंथियां क्या होती है, उन सब की बातें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ध्यान दीजिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, या सबसे पहले बात करें अगर ग्रंथियां, तो ग्रंथियां ही क्या होती हैं। देखो, ग्रंथि या ग्लैंड कहते हैं जिसको इंग्लिश में, वो क्या होती है? वो एक विशेष प्रकार की संरचना है, वो एक विशेष प्रकार की संरचना है, एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर है जो कुछ विशेष एंजाइम सिक्रेट करती है, विशेष एंजाइम स्त्रावित करती है, विशेष एंजाइम स्त्रावित करती हैं। सर ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। एंजाइम कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बने होते हैं। अब ये जो एंजाइम होते हैं ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करवाते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको एक विशेष नाम दे दिया जाता है एंजाइम को, इनको हम नाम दे देते हैं हार्मोन। और वो संरचनाएं जो इन हार्मोन को स्त्रावित करेगी, वो संरचनाएं जो इन हार्मोन को सीक्रेट करेगी, उन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं या ग्लैंड कहते हैं। अब ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है मानव के अंदर। 2 ग्रंथियां कौन कौन सी है, ध्यान दो। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है बहिस्रावी, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अंतःस्रावी क्या कहते हैं? एंडोक्राइन कहते हैं, और बहिस्रावी को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन कहते हैं। अब ये अंतःस्रावी बहिस्रावी किस आधार पर है? देखो, बहिस्रावी में क्या होता है, मान लो किसी विशेष स्थान पर, मान लेते हैं किसी भी विशेष स्थान पर कोई संरचना पाई जा रही है, मतलब कोई ग्रंथि पाई जा रही है, यहां पर कोई ग्रंथि पाई जा रही है, इसने अपना हार्मोन बनाया, इसने अपना हार्मोन बनाया, ठीक है, अपना जो एंजाइम था वो बनाया। अब ये हार्मोन क्या करेगी? ये ब्लड तक पहुंचाएगी, है ना, रक्त तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना है। मान लो ये जो हार्मोन बनेगा, ये हार्मोन तभी क्रियाशील होगा ना जब ये शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचेगा। अगर किसी एक ही हिस्से में रह गया तो काम कैसे करेगा? ये केवल उसी हिस्से को प्रभावित करेगा, केवल उसी हिस्से को इफेक्ट करेगा। हम चाहते हैं कि ये हार्मोन शरीर के सभी हिस्सों को प्रभावित करे, शरीर के सभी हिस्सों पर समान रूप से कार्य करे, तो शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाना पड़ेगा। शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए क्या अनिवार्य है? उसके लिए अनिवार्य है कि ये हार्मोन ब्लड की सहायता से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचे, क्योंकि केवल ब्लड है, केवल रक्त है जो शरीर के सभी हिस्सों में ट्रेवल करता है ना, तो यही लेके जा सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस हार्मोन को ब्लड तक पहुंचाना पड़ेगा। अब ब्लड तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजें हो सकती है भाई। एक काम तो ये हो सकता है कि ये जो ग्रंथि है वो कुछ विशेष नलिकाओं की सहायता से, कुछ विशेष ट्यूब्स की सहायता से, ट्यूब्स या नलिकाएं, कुछ विशेष नलिकाओं की सहायता से अपने जो हार्मोन है उस हार्मोन को रक्त तक पहुंचाए। अगर किसी विशेष नलिकाओं की सहायता से अपने हार्मोन को रक्त तक पहुंचाएगी तो ये हो जाएगी एक्सोक्राइन। तभी कैसी हो जाएगी? एक्सोक्राइन हो जाएगी, बहिस्रावी हो जाएगी। लेकिन अगर ग्रंथि अपने हार्मोन को ब्लड तक पहुंचाने के लिए, रक्त तक पहुंचाने के लिए ऐसी किसी संरचना की सहायता नहीं लेती, किसी ट्यूब की सहायता नहीं लेती, सीधे ही अपने हार्मोन को ब्लड में रिलीज कर देती है, ब्लड में मुक्त कर देती है, तो उस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखो, साथ साथ लिखना चाहो तो साथ साथ लिख लो, वरना एक बार समझ लो। नोट्स तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी या व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे जिसपे तुम मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। क्लियर है? चलो, तो ये क्या होता है अंतःस्रावी और बहिस्रावी? क्या बात की हमने? ग्रंथि क्या होती है सबसे पहले, फिर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है। उम्मीद कर रहा हूं समझ आई होगी बात। अब बात करते हैं ग्रंथि के बाद, अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो वो सारी ग्रंथियां जो मिलकर सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां
वे सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं और ये तंत्र क्या कहलाता है? अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है, एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अब जो बहिस्रावी ग्रंथियां वो मिलकर बहिस्रावी तंत्र का निर्माण करेगी तो बहिस्रावी तंत्र हो जाएगा। ठीक है, अब हम बहिस्रावी तंत्र को नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम को, अंतःस्रावी तंत्र को, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा विशेष है, इसमें कई प्रकार की ग्रंथियां हैं और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्लास 10th में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है ये जानना। भाई कई बार क्वेश्चन पूछते हैं पीयूष ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या है, थाइमस ग्रंथि क्या है, इसका कार्य क्या होता है, कहां पर पाई जाती है। तो ग्रंथि के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? प्रत्येक ग्रंथि कहां पर पाई जा रही है, कौन सी ग्रंथि कौन सी ग्लैंड जो है कहां पर स्थित है, कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर पाई जा रही है। दूसरा, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रही है, कौन सा हार्मोन बना रही है ये। तीसरा, उस हार्मोन से क्या कार्य होते हैं, वो जो हार्मोन बना है उस ग्रंथि से, उस हार्मोन का काम क्या क्या है, वर्क क्या क्या है उस हार्मोन के। और चौथा, वो जो हार्मोन बन गया उसके कार्य हैं। अब उस हार्मोन अगर कम बनेगा, वो अगर हार्मोन हमारी बॉडी में कम बना, उस हार्मोन की कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या समस्याएं हो सकती है शरीर में, ये चारों बातें एक ग्रंथि के बारे में हमें ध्यान होनी चाहिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में हम यही सारी बातें करेंगे। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें लगभग जितनी भी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों को मैंने समझने की कोशिश की है। चलिए फटाफट डायग्राम पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम में समझते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां बताई गई हैं और उसकी स्थिति कौन कौन सी है, यानी वो कहां पर पाई जाती है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्रेन वाला पार्ट है, ये मस्तिष्क वाला भाग है। अब इस मस्तिष्क वाले भाग में कौन सी ग्रंथि होती है? तो एक ग्रंथि जो हमें सबको याद है कि ब्रेन वाले भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं जिसको, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये जो यहाँ पर काला दाने के समान आकृति दिखाई दे रही है वो क्या है? वही है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। इसके बारे में विशेष बात है कि ये मटर के दाने के आकार की होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की। इंग्लिश में कहते हैं इसको पिट्यूटरी ग्लैंड, वैसे सही नाम इसका पिट्यूटरी है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है हिंदी में इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। अब उसके बाद इसी के पास एक और ग्रंथि पाई जाती है, मस्तिष्क वाले भाग में ही एक और ग्रंथि पाई जा रही है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। मस्तिष्क की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर एक पीनियल काय, पीनियल बॉडी नाम से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। उस पीनियल काय के पास ये ग्रंथि पाई जा रही है विशेष, जिसका नाम है पीनियल ग्रंथि। अभी सिर्फ हम इनकी संरचना देख रहे हैं, इनकी पोजीशन देख रहे हैं, स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक ग्रंथि के बारे में विशेष रूप से। वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस सोल्व होंगे आपसे और बहुत सारी नई चीज जानने को मिलेगी। दो ग्रंथियां होगी, पहली पीयूष ग्रंथि, दूसरी पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड कहते हैं जिसको, ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। एक और ग्रंथि है यहीं पर जो मस्तिष्क में ही पाई जा रही है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस कहा जाता है, ध्यान रखोगे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जब मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस जो है वो अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क का फोर ब्रेन का हिस्सा है, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। अभी हाइपोथैलेमस जो है एक ग्रंथि के रूप में भी काम करता है कि ये कुछ विशेष हार्मोन बनाता है, उन हार्मोन को स्रावित करता है। ये कौन कौन से हार्मोन है, कैसे हार्मोन स्रावित करता है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो मस्तिष्क वाले भाग में तीन ग्रंथियां हैं, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तीनों के नाम याद रखोगे, पीयूष, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल एंड हाइपोथैलेमस। क्लियर? फटाफट। अब देखो फिर आते हैं नीचे, यहां से नीचे वाले पार्ट में आते हैं। यहां पर तुम्हें एक और ग्रंथि दिखाई दे रही है गले वाले भाग में, गले वाले भाग में एक और विशेष ग्रंथि दिखाई दे रही है। अब ये ग्रंथि कौन सी है? यहां पर ये कौन सी ग्रंथि है? ये जो है वो है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है ये? थायराइड ग्रंथि है ये। गले वाले भाग में पाई जाती है। अब इनकी संख्या 4 होती है। एक विशेष शेप दिखाई दे रहा है, इस तरह का शेप होता है, इसका डंबल शेप होता है, इस तरह के शेप में पाई जाती है। अब जिम वगैरह जाते हो तो अगर तुमने डंबल देखा होगा, उस डंबल के शेप में होती है ये। ठीक है, इस तरह के शेप में पाई जाती है पीनियल ग्रंथि, सॉरी थायराइड ग्रंथि। इनकी संख्या होती है 4, इस तरह से पाई जाती है। ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर 4 ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड कहते हैं इसको। संख्या बता दी मैंने साथ ही साथ, कितनी संख्या है? 4 संख्या है, 4 होती है थायराइड ग्रंथि। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। आकार कैसा होता है? डंबल के आकार की होती है, डंबल के शेप की होती है। अब थायराइड के ही पीछे
ये अगर मैं यूं इस तरह से खड़ा हूं तो सामने वाले भाग में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन इसी के पीछे अगर मैं इसको यूं घुमा दूं, ये थायराइड ग्रंथि, और इसको अगर मैं यूं घुमा दूं तो इसी के पीछे क्या पाई जाती है, एक और विशेष ग्रंथि पाई जाती है इसके पीछे वाले भाग में, थायराइड के पीछे वाले भाग में एक और विशेष ग्रंथि पाई जाती है। नंबर 5 पैराथायराइड ग्रंथि, क्योंकि ये थायराइड की अपोजिट पोजीशन में है इसीलिए इसका नाम भी इसी से मिलता जुलता रख दिया जाता है, पैराथायराइड। अब इसके जो काम होते हैं ना वो भी थायराइड के उल्टे काम होते हैं। थायराइड जो काम करती है उसी के अपोजिट काम कौन करता है, पैराथायराइड काम करता है। पैराथायराइड ग्लैंड या पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं इसको। कितनी ग्रंथियां होगी, 5 ग्रंथियां। मस्तिष्क वाले भाग में 3, गले वाले भाग में 2। उसके बाद बात करते हैं आगे। अब यहाँ पर एक विशेष संरचना हृदय की दे रखी है, ये हार्ट है, ठीक है, हृदय है, जिसका बारे में हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। अब हृदय के साथ एक विशेष आकृति दिखाई दे रही है, एक विशेष संरचना दिखाई दे रही है। ये भी एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है, यह है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, नाम ध्यान रखोगे, थाइमस ग्लैंड या थाइमस ग्रंथि। उसके बाद फिर नीचे वाले भाग की तरफ अगर बढ़े तो नीचे वाले भाग में यहां पर कमर की तरफ, ठीक है, उदर गुहा के नीचे की तरफ, कमर की तरफ यानी पृष्ठ वाले भाग में हमारे किडनी पाई जाती है, वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी किडनी होती है, एक ही बताइए मैंने यहाँ पर, एक किडनी इस तरफ और एक किडनी इस तरफ, 2 किडनी पाई जाती है। उस किडनी के ऊपर एक और विशेष ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब एड्रिनल कहते हैं इसको और एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब ये सॉरी एपिनेफ्रिन नहीं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एपिनेफ्रिन तो इससे जो हार्मोन बनेगा उससे कहेंगे एपिनेफ्रिन, ठीक है, वो हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। इसके साथ इसके अलावा ध्यान दीजिए यहीं पर ये जो संरचना है ये हमारी उदर गुहा की संरचना है। ये पाई जाती है जब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, पाचन तंत्र जब हम पढ़ेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे एक विशेष भाग आता है पेनक्रिएज या अग्नाशय। अग्नाशय नामक एक विशेष भाग आता है, ये अग्नाशय ही है, ठीक है। ये क्या है, ये पेनक्रिएज है, अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि है। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ये दोनों काम करती है। मैंने बताया था ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी, एक बहिस्रावी। अब ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो दोनों काम करती है, यानी इसका कुछ भाग तो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह बिहेव करता है और कुछ भाग क्या करता है, बहिस्रावी ग्रंथि की तरह बिहेव करता है। यानी ये एक से ज्यादा हार्मोन स्रावित करती है, एक से ज्यादा एंजाइम स्रावित करती है। कुछ एंजाइम जो होंगे वो अंतःस्रावी के रूप में रक्त तक पहुंचेंगे और कुछ बहिस्रावी के रूप में रक्त तक पहुंचेंगे। इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं विशेष, इसको कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। क्या कहा जाता है, मिश्रित, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है इसको, मिक्स्ड ग्लैंड। और कौन कौन सी ग्रंथियां ऐसी हैं हमारे शरीर में, और कौन कौन सी ग्रंथियां ऐसी हैं जो मिश्रित ग्रंथि की तरह बिहेव करती हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहलाती हैं, उनकी बात करें तो अब देखो ये तो कॉमन है, ये सारी ग्रंथियां, कितनी ग्रंथियां हो गई टोटल, 8 ग्रंथियां हो गई, 8 ग्रंथियां हो गई टोटल। ये 8 ग्रंथियां तो कॉमन है मेल और फीमेल के अंदर, नर व मादा, पुरुष व स्त्री के अंदर ये 8 ग्रंथियां कॉमन है। अब एक एक ग्रंथि ऐसी होती है जो नर में अलग होती है, मादा में अलग होती है। ये जो भाग होता है उदर गुहा के नीचे का जो भाग होता है, यहां पर उदर गुहा के नीचे वाला जो भाग होगा इस तरह से। अब इस भाग में क्या होता है, पुरुष के अंदर तो वृषण पाए जाते हैं, पुरुष के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। नंबर 8 वृषण हो जाएंगे, ठीक है, वृषण ग्रंथि के रूप में काम करते हैं। टेस्टिस कहते हैं इनको, टेस्टिस ग्लैंड, टेस्टिकुलर ग्लैंड कह देते हैं, ठीक है, वृषण पाए जाते हैं। और अगर मैं यहीं पर बात करूं फीमेल की, तो फीमेल के अंदर यहां पर क्या पाया जाता है, फीमेल के अंदर यहां पर, चलो मैं यहां पे तीर हटा देता हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। पुरुष के अंदर तो 2 अलग अलग चित्र बनेंगे, वैसे मैंने एक ही चित्र में समझा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। पुरुष के अंदर यहां पर पाई जाती है वृषण ग्रंथि, और स्त्री के अंदर यहां पर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। इस तरह से जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र होता है, और यहां पर क्या पाई जाती है, अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये फेलोपियन ट्यूब वगैरह होती है, जब हम पढ़ेंगे जनन तंत्र तब हम पढ़ लेंगे इन चीजों को। यहां पर पाई जाती है अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। यहां पे क्या होता है, अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है, ओवरी ग्लैंड कहते हैं जिसको, ओवरी ग्लैंड। ये 8 नंबर लिखता हूं, तो पुरुष में अलग, स्त्री में अलग, इसको हटा देता हूं मैं ताकि ध्यान रह जाए तुम्हें। यहां पर यहां तक तो क्या है, कॉमन है। और यहां के नीचे उदर गुहा के नीचे की तरफ वृषण ग्रंथि पाई जाती है, पुरुष में लिख देता हूं, पुरुष में पाई जाती है वृषण ग्रंथि मेल में, और मादा में क्या पाई जाती है, फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है, अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो ये ग्रंथियों का चार्ट है भाई। ग्रंथियां कितनी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात कर रहा हूं।
अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखोगे कि अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि जो है ना, वो अग्नाशय ग्रंथि की तरह बिहेव करती है। कैसे? जैसे अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि थी, मिक्स्ड ग्लैंड थी, कोई अंतःस्रावी की तरह भी काम कर रही है और बहिस्रावी की तरह भी काम कर रही है, वैसे ही अंडाशय ग्रंथि और वृषण ग्रंथि है। अंडाशय और वृषण दोनों कैसी हैं? दोनों की दोनों ग्रंथियां मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथियां। तो हमारे शरीर में कुल 3 प्रकार की ऐसी ग्रंथियां बता दी मैंने तुम्हें अभी अभी में, 3 प्रकार की ऐसी ग्रंथियां बता दी, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगी? मिश्रित ग्रंथि, यानी बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। क्लियर है? तो ये सारी ग्रंथियां हैं। अब ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब भी तुम्हें देखना हो तो अच्छे से याद कर सको इसको। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक ग्रंथि को डिटेल में पढ़ना, एक एक ग्रंथि के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को जानने की कोशिश करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने देखी थी पीयूष ग्रंथि, जो ब्रेन वाला पार्ट था। अगर तुमने स्क्रीनशॉट लिया होगा तुमने देखा होगा ब्रेन वाले पार्ट में 3 ग्रंथियां थी, पीयूष ग्रंथि, पीनल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। उन तीनों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूं ताकि अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले लिखा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहां पर थी? अब क्वेश्चन क्या बनेगा? स्थित कहां पर होती है? मस्तिष्क में होती है। आकार क्या है? मटर के दाने के आकार की होती है। क्वेश्चन ये आ सकता है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मटर के दाने के आकार की ग्रंथि का नाम बताइए। तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटराइन ग्रंथि है। क्लियर है? अब जो मेन बात है इसमें कि इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। देखो इससे कई सारे हार्मोन सीक्रेट करती है, कई सारे हार्मोन स्रावित करती है, जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन है। लेकिन ये सारे नाम हमें याद नहीं रखना है। इन सारे नामों में से एक भी नाम हमें ध्यान नहीं रखना, हमें केवल एक नाम ध्यान रखना है जो कि है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि एक विशेष हार्मोन स्रावित करती है जिसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्या कहा जाता है? ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। क्लियर? अब नाम से बदल रहा है कि नाम है इसका वृद्धि हार्मोन, यानी ये क्या कराएगी? शरीर की वृद्धि करवाएगी। शरीर की वृद्धि करवाने का मतलब है शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक। यह हार्मोन क्या करता है? शरीर की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, लंबाई बढ़ाने में सहायक। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये हार्मोन नहीं होगा, इस हार्मोन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? भाई ये लंबाई बढ़ाने में सहायक है और इसी की अगर कमी होगी तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है? तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? अगर बचपन में इसकी कमी हो जाए तो बोनापन हो जाता है। बहुत से लड़के होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, तो उसका मतलब उसमें क्या है? भाई पिट्यूटराइन ग्रंथि जो है वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, उसमें वृद्धि हार्मोन की जो है वो कमी है। अब इस वृद्धि हार्मोन को नाम पिट्यूटराइन हार्मोन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। पिट्यूटराइन हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से सीक्रेट हो रहा है, इसीलिए नाम क्या दे दिया इसको? पिट्यूटराइन हार्मोन भी नाम दिया जाता है। तो ये भी नाम ध्यान रख लेना, पिट्यूटराइन हार्मोन। इसी कमी से क्या होता है? बोनापन। कई बार ऐसा होता है कि कई लड़का ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ 7वीं 8वीं क्लास में या 9वीं क्लास में पढ़ रहा था, गर्मी की छुट्टियां हुई, 2 महीने बाद जब तुम उससे मिले तो उसकी हाइट 2 फीट बढ़ गई। ऐसा होता है बहुत बार, 2 फीट तो नहीं बढ़ती, 8-10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसका मतलब यह है कि उसमें सडनली, उसमें अचानक क्या हुआ है? वृद्धि हार्मोन, पिट्यूटराइन हार्मोन जो है वो सक्रिय हुआ है। पिट्यूटराइन हार्मोन की अत्यधिक मात्रा उसमें स्रावित हुई है, जिससे कि उसकी लंबाई बढ़ी है। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? लंबाई बढ़ाने में सहायक है, वृद्धि हार्मोन का स्त्रवण करती है। तो सर वो जो सारे नाम आपने बोले वो काम क्या है? वो जो आपने बोला ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये सारे काम क्या करते हैं? ये काम क्या करते हैं? जैसे देखो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? प्रसव में सहायक होता है। जब फीमेल को डिलीवरी होती है, फीमेल की डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है महिला, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है? वैसे ही प्रोलैक्टिन जो है मादा में, महिलाओं में दूध निर्माण में, शिशु को पोषण देने के लिए दूध का निर्माण होता है, तो दूध निर्माण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन सही उसकी आवश्यकता होती है। तो बात यह है कि ये हम क्यों नहीं पढ़ रही है? क्योंकि ये विशेष तौर से पीयूष ग्रंथि का काम नहीं है, ये किसी और ग्रंथि का काम है। लेकिन पीयूष ग्रंथि क्या करती है? उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। जिन जिन ग्रंथियों के ये सारे काम होते हैं, पीयूष ग्रंथि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है और उन सभी ग्रंथियों से ये हार्मोन स्रावित करवाती है। उन सभी ग्रंथियों से ये हार्मोन स्रावित करवा रही है। तो अगर देखें डायरेक्टली तो पीयूष ग्रंथि वो हार्मोन स्रावित नहीं कर रही, पीयूष ग्रंथि इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से वो हार्मोन स्रावित करवा रही है। इसीलिए ये पीयूष ग्रंथि का हार्मोन कहे जा सकते हैं, लेकिन इसीलिए इनको इसके साथ में पढ़ते हुए नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, मानव शरीर में जितनी भी ग्रंथियां पाई जा रही है उन सभी पर नियंत्रण करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर, और उनसे सारे हार्मोन स्रावित करवाती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, मास्टर पता ही है,
एक मास्टर मालिक होता है, उसके नीचे नौकर काम कर रहे हैं, यानी मास्टर जो ऑर्डर देगा वही दूसरे जो नौकर है, सर्वेंट जो है वो करेंगे। तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि जो है जो ऑर्डर देती है वही सारे दूसरी ग्रंथियां जो है वही सारे काम करती है। अगर पीयूष ग्रंथि बोलेगी भाई ये हार्मोन बनवाना है तो हार्मोन बनेगा, पीयूष ग्रंथि कहेगी बस इसकी इतनी ही मात्रा आवश्यक है तो उसकी उतनी ही मात्रा बनेगी। तो ये काम किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का होता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है मास्टर ग्रंथि। नाम ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आएगा मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे दिए मान लो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है। क्लियर है? फिर बात आती है पीनियल ग्रंथि की, पीनियल ग्लैंड की बात आती है। अब पीनियल ग्लैंड क्या काम करती है? पीनियल ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। क्या नाम है इस हार्मोन का? मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या काम कर रहा है? ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? मेलेटोनिन हार्मोन जो है मानव शरीर में त्वचा के रंग को प्रभावित करता है, त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। अब ये कैसे? यानी कोई व्यक्ति गोरा है या काला है, सांवला होता है कोई व्यक्ति गोरा होता है, वो कैसे होता है? वो पीनियल ग्रंथि करती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि करती है मेलेटोनिन हार्मोन। अब ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है ऐसा जिससे कि त्वचा का रंग प्रभावित होता है? मेलेटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में एक वर्णक बनवाता है, उस वर्णक का नाम है मिलेनिन। मिलेनिन नामक पिगमेंट बनता है। ठीक है, मिलेनिन नामक पिगमेंट बनता है। अब जितना ज्यादा ये मेलेटोनिन हार्मोन होगा उतना ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट बनेगा, मेलेनिन वर्णक बनेगा और व्यक्ति की त्वचा का रंग, अब मेलेनिन वर्णक ज्यादा होगा तो व्यक्ति की त्वचा का रंग क्या हो जाएगा? काला ज्यादा होगा, ज्यादा गहरे रंग की। मेलेनिन वर्णक जितना ज्यादा त्वचा का रंग उतना ही ज्यादा गहरा हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। ठीक है, और जितना कम होगा ये वर्णक उतना ही फेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो फेयर स्किन और डार्क स्किन जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा पीनियल ग्लैंड क्या करती है? इसके अलावा पीनियल ग्लैंड का एक और काम होता है, ये हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। क्या करती है ये? सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। ये बहुत विशेष बात है, ये ध्यान रखोगे। सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। क्लियर है? सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने का मतलब ये होता है कि हमें प्रत्येक दिन एक विशेष समय होता है, रात का समय होता है, उस समय एक विशेष समय होता है जब हमें अपने आप नींद आने लग जाती है। फोन वगैरह चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो एक टाइम पे तुम्हें नींद आने लग जाती है। ठीक है, तो तुम अपना सारा काम छोड़ के सो जाते हो और सुबह अपने आप आंख खुल जाती है विशेष टाइम पर। हाँ, कई आलसी होते हैं जिनको 20-20 घंटे सोते रहते हैं, नहीं खुलती उनकी आंख, मेरे जैसे। ठीक है, उनकी बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो भाई नॉर्मली सोते हैं और उनकी अपने आप भाई नॉर्मली 6 बजे उठने का रूटीन, 6 बजे अपने आप आंख खुल जाती है, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, 7 बजे आंख खुल जाती है। ऐसा तुम कर भी सकते हो। अगर तुम देखो कि तुम एक रूटीन बनाना चाहो, अगर भाई मान लो तुम सुबह 5 बजे उठने का रूटीन बनाना चाहते हो, तो तुम्हें हफ्ता भर या 2 हफ्ते भर 10-15 दिन तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अलार्म लगाना पड़ेगा। 10-15 दिन तुम अलार्म लगा के अगर उठ जाते हो तो 10-15 दिन के बाद क्या होगा? तुम्हें बिना अलार्म अपने आप ही तुम्हारी 5 बजे आंख खुलने लग जाएगी, 5 बजे उठने लग जाओगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पीनियल ग्रंथि नियंत्रित करती है। पीनियल ग्रंथि जो है वो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में सोने जागने के चक्र को। भाई तुम किस समय सो रहे हो, किस समय उठ रहे हो, वो रूटीन जो बना रही है ना डेली वर्क का, वो रूटीन कौन बनाती है? पीनियल ग्रंथि बनाती है। तो इसके विशेष कार्य है, ध्यान रखोगे। अब बात आती है तीसरे नंबर पे हाइपोथैलेमस के बारे में। ये हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस के क्या काम है? हाइपोथैलेमस को हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क के सारे कार्य पढ़ेंगे, बहुत सारे काम होते हैं इसके भाई। किसी से प्यार करवाना, गुस्सा कराना, नफरत कराना, ये सारे काम हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, लेकिन अभी यहां पर इसका क्या काम है? एज ए ग्लैंड, एज ए ग्रंथि का क्या कार्य है? एज ए ग्रंथि ये 2 हार्मोन सीक्रेट करती है, 2 हार्मोन स्रावित करती है। कौन कौन से हार्मोन है? हिंदी में कहते हैं इसको मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। अब ये मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन क्या है? तो ध्यान दो। मोचक हार्मोन को पहले इंग्लिश में देख लो। मोचक हार्मोन होता है रिलीजिंग हार्मोन, और निरोधी हार्मोन को कहा जाता है इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम ध्यान रखोगे इंग्लिश में इसका, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ING है यहाँ पर, इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या होते हैं? अगर तुमने ये लिख लिया तो मिटा देता हूं फटाफट इसको, बाद में देख लेना इसको वापस वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा सा। देखो, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या है? रिलीजिंग हार्मोन यानी जो दूसरे से हार्मोन रिलीज करवाएगा। ठीक है, मोचक हार्मोन यानी दूसरे को ऑर्डर दे कि भाई आप अपना हार्मोन स्रावित कीजिए। और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या होता है? भाई वो हार्मोन जो दूसरे का हार्मोन जो स्रावित हो रहा है उसको रोकने का काम करे। निरोधी मतलब रोकना, ठीक है, किसी को, तो निरोधी हार्मोन। अब ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन किसको रोकने का काम कर रहे हैं, किससे हार्मोन रिलीज करने का काम कर रहे हैं? तो अगर बात करें तो रिलीजिंग हार्मोन
पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को स्रावित करने के लिए को स्रावित करता है, ठीक है, को स्रावित करता है। और ये जो निरोधी हार्मोन है वो क्या करता है, वो पीयूष ग्रंथि के, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रोकने का कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रोकने का काम करता है। मतलब क्या निकल रहा है सर इनका, मतलब ये निकल रहा है कि हाइपोथैलेमस जो है ना वो क्या काम कर रहा है, हाइपोथैलेमस अल्टीमेटली पीयूष ग्रंथि पर ही कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस किस पे कंट्रोल कर रहा है, पीयूष ग्रंथि पर। यानी इससे दो तरह के हार्मोन स्रावित हो रहे हैं और ये दोनों किस पे कंट्रोल कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि पर। यानी एक बार तो हार्मोन होगा रिलीजिंग हार्मोन, जब रिलीजिंग हार्मोन, अब कहानी क्या होती है, कोई हाइपोथैलेमस से जब मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा तब पीयूष ग्रंथि से सारे हार्मोन स्रावित होने शुरू होंगे। और जब हाइपोथैलेमस से निरोधी हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन स्रावित होगा तब पीयूष ग्रंथि के सारे हार्मोन क्या हो जाएंगे, स्रावित होना बंद हो जाएंगे। तो हाइपोथैलेमस किस पे कंट्रोल कर रहा है, पीयूष ग्रंथि पे। क्योंकि पीयूष ग्रंथि बाकी सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल कर रहा था, मैंने बताया था, तो इसे कहा था मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। अब अगर कोई ऐसा आ जाए जो मास्टर पे भी कंट्रोल करने लग जाए, स्कूल में होता है एक मास्टर जो बच्चों पे कंट्रोल करता है ना, बच्चों को कंट्रोल करता है, वो होता है मास्टर। अब एक उससे भी बड़ा आ जाए जो सारे मास्टर को कंट्रोल करे, जो मास्टर को कंट्रोल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हेडमास्टर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर। तो हाइपोथैलेमस का एक विशेष नाम है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। यानी मास्टर का भी मास्टर है ये, पीयूष ग्रंथि मास्टर है, उसी का उसका भी मास्टर है ये, तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा मास्टर ऑफ मास्टर। या जो मास्टर ऑफ मास्टर होता है उसे कहते हैं ग्रैंड मास्टर। क्या कहते हैं, ग्रैंड मास्टर। कौन है ये, हाइपोथैलेमस है। तो ये ध्यान रखोगे, क्लियर है इतनी सी बात। हाइपोथैलेमस क्या है, ग्रैंड मास्टर ग्लैंड, ग्रैंड मास्टर ग्रंथि हो जाएगी। इतनी सी बात ध्यान रखनी अनिवार्य है तुम्हें। तो ये सारे काम किसके हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ये सारे कार्य हो जाएंगे। अब आज हमने क्या क्या बातें की, आज हमने ग्रंथियों के बारे में सामान्य बातें जानी है, कौन सी ग्रंथि कहां पाई जाती है, ग्रंथियां होती क्या है, अंतःस्रावी बहिस्रावी, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ ये जो हाइपोथैलेमस वगैरह, पीयूष ग्रंथि है, पीनल ग्रंथि और हाइपोथैलेमस है, इन तीनों के बारे में विशेष बातें जाननी है। मैंने आपको बताया था भाई 8 ग्रंथियां, एक में 8 होती है, 7 ग्रंथियां वैसे और 2 कॉमन होती है, जैसे मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, वृषण और अंडाशय। तो टोटल होगी 9 ग्रंथियां। उन 9 ग्रंथियों को पढ़ना है। आज हमने 3 ग्रंथियां पढ़ी हैं, अगली जो 6 ग्रंथियां हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे रेगुलर तुम्हें इसी चैनल पर मैथ के वीडियो भी अवेलेबल हो जाएंगे, साथ में तुम्हें साइंस के वीडियो अपलोड हो जाएंगे और इंग्लिश की वीडियो तो चल ही रहा है, तो इंग्लिश वहां से पढ़ते रहना। तो क्लास 10th के लिए पूरा सिलेबस जो इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है उनका तुम्हें मिलता रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो एसएसटी के वीडियोस भी तुम्हें अपलोड करा दिए जाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो जब तुम कहोगे कि सर उसकी भी जरूरत है, वो भी पढ़ना है हमें, तो उसके लिए भी टीचर रख के वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी तुम ये 3 सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ो। लॉकडाउन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी पढ़ाई बंद होती है, किसी भी तरीके से नहीं होती, बिल्कुल भी तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बातें पढ़ लेना। और इसके नोट्स जो है, या तो अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर जाकर तुम क्या करना, वो नोट्स वहां से ले लेना। और अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो तुम इसी में व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना और नंबर पे मैसेज करके अपने जो नोट्स है वो नोट्स मांग लेना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी सी बात, चलो थैंक यू।